हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही चर्चित किताब माजिद हुसैन की, जिसका नया एडिशन है भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसका 6वां संस्करण अभी नया नया आया है। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसका पहला चैप्टर देखेंगे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले माजिद हुसैन की किताब में के भाग 1 में विश्व का भूगोल है। तो भाग 1 में विश्व का भूगोल, जिसमें ब्रह्मांड एवं सौरमंडल आ गया, विश्व की भूआकृति विज्ञान आ गया, जलवायु विज्ञान, सागरीय विज्ञान, जैविक भूगोल, विश्व महाद्वीप तथा देशों से संबंधित तथ्य और विश्व आर्थिक भूगोल, एग्रीकल्चर और मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी, ये सब चैप्टर इसमें है। तो हम पहले चैप्टर ब्रह्मांड एवं सौरमंडल के बारे में अध्ययन स्टार्ट करते हैं। लाइन टू लाइन, लाइन वाइज लाइन, लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे। तो अध्याय 1, ब्रह्मांड एवं सौरमंडल, द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम। ब्रह्मांड, द यूनिवर्स। ब्रह्मांड आकार में इतना बड़ा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ब्रह्मांड में सूक्ष्म कणों से लेकर बड़ी से बड़ी मंदाकिनियाँ सम्मिलित हैं। किसी को पता नहीं कि ब्रह्मांड का आकार इतना कितना बड़ा है, मतलब किसी को पता नहीं कि ब्रह्मांड का आकार कितना बड़ा है, और ब्रह्मांड में सूक्ष्म से सूक्ष्म कण की बड़ी बड़ी मंदाकिनियाँ सम्मिलित है। परंतु खगोल विद्वानों ने के अनुसार ब्रह्मांड में 100 बिलियन मंदाकिनियाँ हैं और प्रत्येक मंदाकिनी में औसत 100 अरब सितारे हैं। तो खगोल वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनियाँ हैं और प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब सितारे हैं। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में मंदाकिनियों का विवरण प्रत्येक दिशा में लगभग समान दूरी पर है। इसी कारण किसी पर्यवेक्षक को किसी भी मंदाकिनी से ब्रह्मांड की रचना समरूप दिखाई देती है। सैद्धांतिक भौतिक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और खगोलविदों द्वारा टिप्पणियों के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म लगभग 13.8 बिलियन साल पहले एक कल्पनीय रूप से क्रम घने बिंदु, मतलब ब्रह्मांड का जन्म कब हुआ? 13.8 बिलियन साल पहले। क्रम घने बिंदु जिसे एक विलक्षणता कहा जाता है कि महाविस्फोट से हुआ। तो ब्रह्मांड का जन्म कब हुआ? 13.8 बिलियन साल पहले। और कैसे हुआ? कल्पनीय, मतलब कल्पना की गई है वैज्ञानिकों ने कि एक क्रम घने बिंदु जिसे एक विलक्षणता कहा जाता है कि महाविस्फोट से हुआ। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की इस व्याख्या को महाविस्फोट सिद्धांत अथवा बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? बिग बैंग थ्योरी के नाम से। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में वर्तमान और भूतकाल के सभी पदार्थ एक ही समय में अस्तित्व में आए। ब्रह्मांड अपने जन्म के बाद से एक विश्वसनीय दर से विस्तार कर रहा है, जिसे प्रसरण के रूप में जाना जाता है। इस प्रक्रिया में अंतरिक्ष प्रकाश की गति की तुलना में अधिक तेजी से फैला है। ब्रह्मांड का विस्तार अंतरिक्ष में नहीं हुआ। तो ब्रह्मांड का विस्तार अंतरिक्ष में नहीं हुआ क्योंकि ब्रह्मांड से पहले अंतरिक्ष का अस्तित्व ही नहीं था। महाविस्फोट के साथ स्थान की भी उत्पत्ति हुई और ब्रह्मांड के प्रसरण के कारण वहाँ पदार्थ भी पहुँचता रहा। जैसे जैसे अंतरिक्ष का विस्तार हुआ, ब्रह्मांड ठंडा हो गया और पदार्थ बन गया। ये तुरंत न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, फोटोन तथा न्यूट्रिनो से भरा है, न्यूट्रिनो से भर गया। इसका मतलब है कि हमारे बाहर की आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं और जो सबसे दूर हैं वे सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। तो ब्रह्मांड का उत्पत्ति का सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत। और कब हुआ ब्रह्मांड का जन्म? 13.8 बिलियन साल पहले। तो सन 1925 में अमेरिकी खगोलशास्त्री एडविन हबल, तो अमेरिकी खगोलशास्त्री कौन था? एडविन हबल ने ये साबित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो ब्रह्मांड का नोट कर लेना कि ब्रह्मांड का विस्तार करने वाले सर्वप्रथम खगोलशास्त्री कौन थे? तो अमेरिका का खगोलशास्त्री था 1925 में एडविन हबल ने, और उन्होंने ब्रह्मांड के विस्तार का सर्वप्रथम बताया।
और वर्तमान शोधों से संकेत मिलता है कि ब्रह्मांड का विस्तार अनंत काल तक हो सकता है। पहले ये सोचा जाता था कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमी गति से ही हो रहा होगा, क्योंकि पदार्थ की गुरुत्वाकर्षण ने विस्तार को धीमा कर दिया गया है। लेकिन 1998 में हबल स्पेस टेलीस्कोप के अवलोकनों के आधार पर यह पता चला कि ब्रह्मांड का विस्तार गुरुत्वाकर्षण के कारण धीमा। तो किससे पता चला कि ब्रह्मांड का विस्तार गुरुत्वाकर्षण के कारण धीमा हो रहा है? तो 1998 में हेबल स्पेस टेलीस्कोप के अवलोकनों के आधार पर। तो हेबल कौन था? अमेरिकी खगोलशास्त्री था। 1925 में ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में उसने बताया, क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बल्कि किसी अज्ञात बल के कारण तेज हो रहा था। तो हबल ने क्या बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि कोई अज्ञात बल है, मतलब उस बल का पता नहीं है, उससे हो रहा है। इस त्वरित विस्तार को चलाने वाले इस बल का नाम गुप्त ऊर्जा अथवा डार्क एनर्जी है, जो विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हमारे ब्रह्मांड में असंख्य खगोलीय पिंड मौजूद है, जैसे ग्रह प्रणाली, तारा समूह, निहारिका और आकाशगंगाएं। साथ ही खगोलीय पिंड जैसे शूद्र ग्रह, चंद्रमा ग्रह आदि। तो क्या है? हमारे ब्रह्मांड में असंख्य खगोलीय पिंड है, जिसे ग्रह प्रणाली, तारा समूह और निहारिका और आकाशगंगाएं। तो ये खगोलीय पिंड है। और साथ ही खगोलीय पिंड जैसे शूद्र ग्रह, चंद्रमा ग्रह आदि, ये खगोलीय पिंड है। और ब्रह्मांड के विस्तार किसने दिया? एडविन हेबल ने 1925 में। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। आकाशगंगाएं सितारों के लिए विशाल में समूह को मंदाकिनी कहते हैं। तो सितारों के एक विशाल समूह को, छोटे छोटे सितारों के एक विशाल समूह को मंदाकिनी कहते हैं। उसे ही आकाशगंगा, मंदाकिनी आकाशगंगा ही है। सबसे छोटी मंदाकिनी में लगभग 1,00,000 सितारे होते हैं। तो सबसे छोटी मंदाकिनी क्या होती है? जिसमें 1,00,000 सितारे होते हैं। परंतु सबसे बड़ी मंदाकिनी में लगभग 3,000 अरब सितारे होते हैं। तो बड़ी मंदाकिनी में 3,000 अरब सितारे और छोटी मंदाकिनी में 1,00,000 सितारे। ब्रह्मांड की रचना में मंदाकिनियों बिल्डिंग ब्लॉक का स्थान रखती हैं। तो ब्रह्मांड की रचना में तो क्या है? ब्रह्मांड की रचना में मंदाकिनियाँ बिल्डिंग ब्लॉक का स्थान रखती हैं, अर्थात ब्रह्मांड की रचना मंदाकिनियों से होती है। तो ब्रह्मांड की रचना किससे होती है? मंदाकिनियों से। और मंदाकिनी किसे कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं, वे आकृति द्वारा माप से भिन्न भिन्न होती है। बोनी आकाशगंगाएं वे होती है जिनमें कम से कम 100 मिलियन तारे होते हैं। तो बोनी आकाशगंगा में 100 मिलियन तारे होते हैं, 100 मिलियन तारे होते हैं। और विशाल आकाशगंगा में 1 ट्रिलियन, विशाल आकाशगंगा में 1 ट्रिलियन तारे होते हैं। आकाशगंगाओं को 2 मौलिक प्रकार की पहचान की गई है, नियमित आकाशगंगाएं और अनियमित आकाशगंगाएं। नियमित आकाशगंगाओं को उनके नियमित आकार से पहचाना जाता है। तो नियमित आकाशगंगाओं को किसके आकार से पहचाना जाता है? उनके नियमित आकार से। जो नियमित आकाशगंगाएं का आकार डिस्क के आकार का हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, सर्पिला और मूसलाकार हो सकता है, लेटिकुलर के साथ हो सकता है। तो नियमित आकाशगंगाओं का आकार कैसा होता है? अंडाकार हो सकता है, डिस्क के आकार का हो सकता है, सर्पिल और मूसलाकार आकार का हो सकता है, जिसे लेंटिकुलर आकार का भी कह सकते हैं। अनियमित आकाशगंगाओं में किसी विशिष्ट आकार का अभाव होता है। तो आकाशगंगाएं कितनी होती हैं? तो आकाशगंगाएं 2 प्रकार हैं, नियमित और अनियमित। नियमित आकाशगंगाओं का आकार निश्चित होता है, जैसे अंडाकार हो गया, सर्पिलाकार हो गया, मूसलाकार हो गया, या लेंटिकुलर या डिस्क के आकार का हो गया। और अनियमित आकाशगंगाओं में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अनियमित आकाशगंगाओं में किसी विशिष्ट आकार का अभाव होता है और वे हबल अनुक्रम के किसी भी नियमित वर्ग में नहीं आती हैं। अनियमित आकाशगंगाओं को प्राचीन तारों की संख्या अधिक होती है। तो अनियमित आकाशगंगाओं की प्राचीन तारों की संख्या अधिक होती है और अनियमित आकाशगंगाएं हबल के अनुक्रम में नहीं आती हैं। तो एडविन हबल 1925 प्रसिद्ध खगोलशास्त्री अमेरिका के ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में बताया। अब बोलते हैं नियमित आकाशगंगाएं।
नियमित आकाशगंगाएं व्यवस्थित आकाशगंगाएं डिस्क अथवा दीर्घवृत्तीय होती हैं तथा उनमें नए सितारे पाए जाते हैं। इसके विपरीत अव्यवस्थित आकाशगंगाओं में सितारे बहुत पुराने होते हैं। तो नियमित आकाशगंगाओं में डिस्क के आकार होती हैं तथा दीर्घवृत्तीय होती है, नए सितारे पाए जाते हैं तथा अव्यवस्थित आकाशगंगाओं में सितारे बहुत पुराने होते हैं। नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है। व्यवस्थित आकाशगंगाओं का आकार पेचदार, सर्पिल अथवा दीर्घवृत्तीय भी हो सकता है। तो नियमित आकाशगंगाओं को व्यवस्थित आकाशगंगा या रेगुलर गैलेक्सीज भी कहते हैं। सर्पिलाकार आकाशगंगाएं या अनियमित आकाशगंगाएं स्पाइरल गैलेक्सीज। आकाशगंगा एवं विशाल एंड्रोमेडा सर्पिलाकार आकाशगंगाओं के उत्तम उदाहरण हैं। तो सर्पिलाकार आकाशगंगा उत्तम उदाहरण आकाशगंगा एवं विशाल एंड्रोमेडा तथा सर्पिलाकार आकाशगंगा। इनके मध्य भाग में सितारों का जमवाड़ा अधिक होता है। सर्पिलाकार आकाशगंगाओं में वक्राकार भुजाएं होती हैं। लगभग 25% आकाशगंगाओं में वक्राकार भुजाएं होती हैं। सर्पिलाकार आकाशगंगाओं में अंतर तारकीय गैस पर्याप्त मात्रा में होती हैं। तो सर्पिलाकार आकाशगंगाओं में 25% आकाशगंगाएं वक्राकार होती हैं, वक्राकार, तथा इनमें गैसों की पर्याप्त मात्रा में होती है तथा इनमें गैसें पर्याप्त मात्रा में होती हैं। जिससे नए सितारों की उत्पत्ति होती है। तो सर्पिलाकार आकाशगंगाओं के परिक्रमा के दौरान उनकी भुजाओं में नए चमकीले सितारों का जन्म होता है। और दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाएं, तो दीर्घवृत्ताकार अधिकतर आकाशगंगाएं दीर्घवृत्ताकार होती है। सामान्यतः इनका आकार सर्पिलाकार आकाशगंगा की तुलना में छोटा होता है। इनका आकार सममित अथवा गोलाकार होता है। इनमें से कुछ का आकार इतना छोटा होता है कि उनको बोना की संज्ञा दी जाती है। तो कुछ आकाशगंगाओं को छोटा होता है आकार, तो इसीलिए उसको बोना की संज्ञा दी जाती है। और सबसे बड़ी दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाओं का व्यास लगभग 2 लाख प्रकाश वर्ष माना जाता है। तो आकाशगंगाओं का व्यास किस इकाई में मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष की इकाई में मापा जाता है, लाइट ईयर। प्रमाण में बड़ी तथा अधिक चमकने वाली आकाशगंगाएं दीर्घवृत्ताकार होती हैं। लगभग 2/3 मतलब 66% आकाशगंगाएं दीर्घवृत्तीय हैं। तो 66% आकाशगंगाएं दीर्घवृत्तीय हैं। मसूराकार लेट्रिकुलर आकाशगंगाएं, तो मसूराकार लेट्रिकुलर आकाशगंगाएं इन आकाशगंगाओं को अंडाकार तथा सर्पिल आकाशगंगाओं के बीच रूपात्मक रूप से वर्गीकृत किया गया है। इनके पास सर्पिल आकाशगंगाओं के सामने केंद्र और डिस्क में एक उभार है। तो केंद्र और डिस्क में एक उभार है, लेकिन सर्पिल भुजाओं या और अधिक मात्रा में अंतरतारकीय सामग्री के कोई संकेत नहीं दिखाते हैं। इन आकाशगंगाओं की उत्पत्ति अभी भी अज्ञात है, लेकिन एक विचार के अनुसार वे मूल रूप से सर्पिल आकाशगंगा थी जो किसी अन्य आकाशगंगा के संपर्क में आने के बाद अपनी अंतरतारकीय सामग्री का उपयोग कर चुकी हैं अथवा खो चुकी हैं। तो ये भी सर्पिल आकाशगंगा के समान ही है, लेकिन इसके केंद्र और डिस्क में एक उभार है। तो मतलब केंद्र की जगह पे एक उभार है, ऐसी रचना है। अब है अनियमित आकाशगंगाएं। कुल आकाशगंगाओं का लगभग 10% अव्यवस्थित आकाशगंगाएं हैं। इनके सितारे बहुत पुराने हैं तथा कुछ में नए तथा पुराने सितारों का मिश्रण पाया जाता है। हमारी आकाशगंगाएं तथा अन्य सर्पिलाकार आकाशगंगाओं में पुराने सितारे मध्य भाग में तथा नए एवं अधिक चमकने वाले सितारे उनकी भुजाओं में पाए जाते हैं। तो अनियमित आकाशगंगाओं का 10% अव्यवस्थित आकाशगंगा है। इनके सितारे बहुत पुराने हैं तथा कुछ में नए सितारों और पुराने सितारों का मिश्रण पाया जाता है। हमारी आकाशगंगाएं तथा अन्य सर्पिलाकार आकाशगंगाएं में पुराने सितारे मध्य भाग में एवं नए एवं अधिक चमकने वाले सितारे उनकी भुजाओं में पाए जाते हैं। तो नए सितारे उनकी भुजाओं में तथा पुराने मध्य भाग में पाए जाते हैं। हमारी आकाशगंगा ओवर गैलेक्सी मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा की आकृति एक चपटी डिस्क, फ्लैट डिस्क के समान है। इसका व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष के बराबर है तथा केंद्र में इसका व्यास 10,000 के बराबर है। तो केंद्र में तो इसका व्यास 10,000 के बराबर और 1 लाख प्रकाश वर्ष के बराबर है।
और जबकि डिस्क के छोरों पर इसकी मोटाई 500 प्रकाश वर्ष से लगभग 2000 प्रकाश वर्षों के बराबर है। आकाशगंगा सितारों तथा धूल से भरी हुई है। इसकी भुजाओं में जुड़वा सितारे पाए जाते हैं। अभी तक शुद्ध रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि सूर्य आकाशगंगा के केंद्र से कितनी दूर है, परंतु इसका परंपरागत रूप से 33,000 प्रकाश वर्ष के बराबर माना जाता है। आकाशगंगा की तुलना में हमारा सौरमंडल बहुत छोटा है। तो आकाशगंगा की तुलना में हमारा सौरमंडल बहुत छोटा है। ये फैक्ट है कि आकाशगंगाओं की तुलना में हमारा सौरमंडल छोटा है, तो आकाशगंगा बड़ी है। आकाशगंगा की तुलना में हमारा सौरमंडल बहुत छोटा है, सोलर सिस्टम बहुत छोटा है, जो केवल 12 प्रकाश वर्ष अथवा 13 अरब किलोमीटर के बराबर है। तो हमारा सोलर सिस्टम कितना अरब किलोमीटर में है, तो 13 अरब किलोमीटर के बराबर है। और लाइट ईयर में 12 प्रकाश वर्ष, 12 लाइट ईयर। पूरी आकाशगंगा अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रही है। इसके केंद्रीय भाग के सितारे बाह्य भाग के सितारों की तुलना में तीव्र गति से परिक्रमण करते हैं। तो केंद्रीय भाग के सितारे, केंद्र के जो सितारे हैं वो बाह्य की तुलना में तीव्र गति करते हैं। तो केंद्र के तीव्र गति करते हैं। हमारा सूर्य आकाशगंगा का एक चक्कर लगभग 22 करोड़ वर्ष में लगाता है। तो हमारा सूर्य आकाशगंगा में छोटे मोटे तारे होते हैं, हमने पढ़ लिया है। इसका मतलब चक्कर लगाने में सूर्य को 22 करोड़ या 200 मिलियन वर्ष, तो मिलियन में भी ध्यान रखना और करोड़ में भी ध्यान रखना। एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को, आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को कितने वर्ष लगते हैं, तो 22 करोड़ वर्ष या 200 मिलियन वर्ष लगते हैं। जैसे हमने पढ़ा है, इस चित्र में बता रखा है कि सूर्य का मतलब आकाशगंगा का व्यास केंद्र से तो बहुत है और यहाँ पर परिधि पर कम है और 1 लाख लाइट ईयर है। और गैलेक्सी मिल्की वे मतलब हमारी आकाशगंगा। निहारिका, नेबुला, निहारिका को किस नाम से जाना जाता है, नेबुला के नाम से। मंदाकिनी में पाए जाने वाले धूल के बादलों को निहारिका कहते हैं। तो निहारिका क्या है, मंदाकिनी, मतलब मंदाकिनी क्या है, क्वेश्चन है आपके लिए, मंदाकिनी क्या है, तो मंदाकिनी है आकाशगंगा। मंदाकिनी को ही आकाशगंगा कहते हैं। तो मंदाकिनी आकाशगंगा है। और निहारिका क्या है, मंदाकिनी में पाए जाने वाले धूल के कण निहारिका कहलाते हैं। यदि निहारिका के बादल की गैस उज्ज्वलित हो जाए तो निहारिका चमकने लगती है। अगर निहारिका में बादल की गैस अगर उज्ज्वलित हो जाए तो निहारिका चमकने लगती है, अपना प्रकाश फैलाने लगती है। और निहारिका क्या है, मंदाकिनी, हमारी आकाशगंगा में पाए जाने वाली धूल के बादलों को निहारिका कहते हैं। यह है नेबुला। नेबुला क्या है, निहारिका। और यह निहारिका आकाशगंगा है, इसमें धूल के बादल हैं ये। अब श्वेत वामन क्या है, श्वेत वामन क्या है, वाइट ड्वार्फ। तो सफ़ेद रंग के ड्वार्फ सितारों का घनत्व सामान्य पार्थिव ग्रहों की तुलना में अधिक होता है तथा इनका आकार बहुत छोटा होता है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि श्वेत वामन सितारे कभी समय से सामान्य सितारों की भांति थे। धीरे धीरे इनके नाभिक ईंधन के ह्रास हुआ और इनका आकार घटकर छोटा हो गया। तो श्वेत वामन क्या है, सफ़ेद रंग के ड्वार्फ सितारों का घनत्व सामान्य पार्थिव ग्रहों की तुलना में अधिक होता है तथा इनका आकार बहुत छोटा होता है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि श्वेत वामन सितारे कभी समय में सामान्य सितारों की भांति थे। धीरे धीरे इनके नाभिक ईंधन न्यूक्लियर का ह्रास हुआ और इनका आकार छोटा हो गया। तो श्वेत वामन श्वेत तारे हैं। यद्यपि कुछ श्वेत वामन तारे हमारे पृथ्वी के आकार के हैं, परंतु इनका घनत्व हमारे सूर्य के समान है कि जल की तुलना में इसका घनत्व 10 लाख गुना माना जाता है। तो जल की तुलना में श्वेत वामन का घनत्व 10 लाख गुना है। तो जल की तुलना में श्वेत वामन का घनत्व 10 लाख गुना है। इनके एक चम्मच भरे पदार्थ का वजन कई टन के बराबर होता है और पदार्थ का इतना अधिक घनत्व तभी संभव है जब इलेक्ट्रॉन अथवा अपना स्थान बदलकर नाभिक के निकट आ जाते हैं। ऐसे पदार्थ को विकृत पदार्थ कहते हैं। यदि कोई सितारा श्वेत वामन का रूप धारण कर लेते तो इसकी ऊर्जा तथा ऊष्मा समाप्त हो जाती है। तो ये है कि श्वेत वामन में अगर कोई भी तारा श्वेत वामन का रूप धारण कर ले तो इसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, जिसके कारण ये ठंडा हो जाता है, धुंधला पड़ जाता है। इसकी अंतिम अवस्था है कृष्ण वामन की हो सकती।
हो जाती है। तो अब समझ में आया कि श्वेत वमन क्या है। तो श्वेत वमन क्या है, जब तारे अपना प्रकाश खो देते हैं तो वो धुंधले प्रतीत हो जाते हैं, इसे ही श्वेत वमन कहा गया है। वाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ, जब वो श्वेत धुंधले हो जाते हैं श्वेत, उसके बाद काले, मतलब बिल्कुल आकाश के समान हो जाते हैं काले, तो उसे कृष्ण वमन कहते हैं। ये श्वेत वमन की अंतिम अवस्था है। अब कृष्ण छिद्र क्या है, ब्लैक होल्स अथवा न्यूट्रॉन सितारे, न्यूट्रॉन स्टार। जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि छोटे आकार के श्वेत वमन तारे का घनत्व अधिक होता है तथा बड़े आकार के श्वेत वमन का घनत्व कम होता है। तो छोटे वाले का तो अधिक और बड़े वाले का कम। यदि हमारी पृथ्वी कृष्ण छद्र के रूप में नष्ट हो जाए तो इसके व्यास का आकार घटकर एक फुटबॉल मैदान की लंबाई के समान रह जाएगा। तो एक फुटबॉल मैदान की लंबाई के समान रह जाएगा अगर पृथ्वी कृष्ण छिद्र के रूप में नष्ट हो जाए तो। सौरमंडल, द सोलर सिस्टम, सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। तो सौरमंडल में इंपॉर्टेंट बात, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। एक छोटा ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट प्लेटो। तो हमने कक्षा 6 में पढ़ा था कि सीरस तथा प्लेटो बौने ग्रह माने जाते हैं, ये ध्यान रखना। कक्षा 6 की एनसीईआरटी में भी लिखा है पृथ्वी हमारा आवास में कि सीरस क्या है, सीरस तथा प्लेटो प्लूटो क्या माने जाते हैं, बौने ग्रह। तो सीरस तथा प्लेटो बौने ग्रह माने जाते हैं। और ये माजिद हुसैन की बुक में भी लिख रहे हैं कि सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। वो सौरमंडल में 8 ग्रह, एक छोटा ग्रह प्लेटो और बहुत से चंद्रमा तथा अनगिनत ग्रहिकाएं, उल्काएं, धूमकेतु आदि सम्मिलित हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य के चारों ओर सब परिक्रमा करते हैं, चंद्रमा, अनगिनत ग्रहिकाएं, उल्काएं, धूमकेतु। पृथ्वी पर उष्मा तथा प्रकाश सूर्य से आता है। सूर्य उसके परिवार के सदस्य ग्रह में दिखाए गए हैं। सौरमंडल की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। कहा जाता है कि अंतरिक्ष में अवस्थित विशाल मेघादल में गुरुत्वाकर्षण के नष्ट होने के कारण सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। सूर्य से दूर जाते हुए ग्रहों की संरचना एवं घनत्व में विभिन्नता इस तथ्य को सिद्ध करते हैं। उदाहरण के लिए जो ग्रह सूर्य के निकट हैं वे चट्टानों तथा धातु के बने हुए हैं, और जो उच्च तापमान पर बने हैं उसके विपरीत सूर्य से अधिक दूरी पर पाए जाने वाले ग्रहों की उत्पत्ति ऐसी धातु से हुई है जो कम अथवा निम्न तापमान पर ठोस होते हैं। इम्पोर्टेंट है, जो सूर्य के निकट है, मतलब जो ग्रह सूर्य के निकट है वे चट्टानों तथा धातु से बने हुए, मतलब जो ग्रह जितने सूर्य के ज़्यादा नज़दीक है वे चट्टानों तथा धातु से बने हैं जो उच्च तापमान पर बने थे। इसके विपरीत सूर्य से अधिक दूरी पर पाए जाने वाले ग्रहों की उत्पत्ति ऐसी धातु से जो कम अथवा निम्न तापमान पर ठोस होती है। तो और जो दूर है वो निम्न तापमान तथा ठोस है, सॉलिड। और अधिकांश वैज्ञानिकों को मानना है कि ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.8 अरब वर्ष साल पहले हुई थी, हमें पता है। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो कौन सा वैज्ञानिक था जिसने ब्रह्मांड के विस्तार की सबसे पहले दी। तो शुरुआत 13.8 वर्ष साल पहले हुई और एक विशाल विस्फोट से हुई जिसे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। इस विस्फोट के कारण पदार्थ का जन्म और विस्तार हुआ और अरबों घूमती हुई आकाशगंगाएं और समय के साथ तारे और उनके ग्रह बन गए। आमतौर पर यह माना जाता है कि हमारा सौरमंडल आकाशगंगा की सर्पिल भुजा के भीतर गहरे गैस और धूल के ठंडे फैलते बादल में फैला हुआ था। अब है सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। तो 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है, जिसे 8,64,950 मतलब 864,950 सिंपल तरीका है, आधा घंटे 864,950 मील। मील में पूछ रहे तो ये, और किलोमीटर में पूछ लें तो 13,92,000। और मास 1990 मिलियन
टन। सूर्य का निर्माण तब हुआ जब धूल और गैस के एक घूमते हुए बादल ने पदार्थ को अपने केंद्र में खींच लिया। तो वैज्ञानिक क्या मानना है कि सूर्य का निर्माण तब हुआ जब एक धूल और गैस से बने हुए एक घूमते हुए बादल ने पदार्थ को अपनी ओर खींच लिया। तो खींचने के कारण इस बादल के केंद्र का तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसके कारण हाइड्रोजन को हीलियम अन्य तत्वों की एक छोटी मात्रा होती है। आंतरिक संरचना का एक अध्ययन से पता चलता है कि इसमें कोर, विकिरण क्षेत्र और संवहनी क्षेत्र शामिल है। सूर्य का वातावरण 3 परतों में विभाजित है। तो सूर्य का वातावरण कितनी परतों में विभाजित है? 3 परतों में, जिन्हें प्रकाश मंडल, वर्णमंडल अथवा क्रोमोस्फीयर कहते हैं। तो जिन्हें प्रकाश मंडल, वर्णमंडल अथवा क्रोमोस्फीयर या किरीट या कोरोना कहते हैं। तो सूर्य का वातावरण कितने भागों में विभक्त है? तो सूर्य का वातावरण 3 भागों में विभक्त है, जिन्हें प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और क्रोमोस्फीयर। तो प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और क्रोमोस्फीयर को क्या कहते हैं? किरीट या कोरोना। अब प्रकाश मंडल क्या है? तो प्रकाश मंडल सूर्य की अधिक चमकीली बाह्य परत का प्रकाश मंडल कहते हैं और सूर्य के इस भाग में 300 किलोमीटर की गहराई तक गैस जलती रहती है और प्रकाश मंडल का तापमान लगभग 6000 केल्विन या 11000 फ़ारेनहाइट पर रहता है। ये क्या है? संलयन हुआ, ऊर्जा का निर्माण हुआ, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से ऊर्जा का निर्माण हुआ। तो हाइड्रोजन और हीलियम, तो कक्षा में पूछा जा सकता है कि सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किससे हुआ? तो हाइड्रोजन और हीलियम से सूर्य ऊर्जा का निर्माण हुआ। और ताप और प्रकाश की एक निरंतर धारा उससे निकलती रही। सूर्य का द्रव्यमान सौरमंडल के 99% द्रव्यमान से अधिक है। सूर्य के द्रव्यमान में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 27% और ऑक्सीजन 0.97% और कार्बन 0.04% है। अब प्रकाश मंडल किसे कहते हैं? सूर्य की अधिक चमकीली बाह्य परत को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के इस भाग में 300 किलोमीटर की गहराई तक गैस जलती रहती है और प्रकाश मंडल का तापमान 6000 केल्विन 11000 फ़ारेनहाइट रहता है। अब वर्णमंडल किसे कहते हैं? वर्णमंडल, प्रकाश मंडल के बाह्य भाग को वर्णमंडल कहते हैं। तो प्रकाश मंडल के बाह्य भाग को वर्णमंडल कहते हैं। वास्तव में ये जलती गैसों की एक पतली परत होती है। जैसे ये बदल लेते हैं। गैसीय परिकल्पना का सिद्धांत इमैनुएल कांट ने दिया 1755 वर्ष में और नेबुलर परिकल्पना का पियर साइमन लाप्लास 1796 में और ग्रहीय परिकल्पना का टी.सी. चैम्बरलिन, एब्टार मोल्टन और 1905 और ज्वारीय परिकल्पना सर जेम्स जीन्स जैफ्रीज और 1919। देतारक परिकल्पना एच.एन. रसेल 1937। सैफिड परिकल्पना एस.जी. बनर्जी 1942। अंतरतार की धूल परिकल्पना ओटो यूलाविस शिम्ट 1943। बोहर मॉडल किसने दिया? C.F. वॉन ज़्विजेस्कर 1944। गैसीय बादल संघनन परिकल्पना जरोड कूपर और 1944। महानोवा परिकल्पना एफ होयल 1946। विद्युतीय चुंबकीय सिद्धांत या बैंड संरचना मॉडल एस एल्फेन 1954। प्रोटोप्लैनेट थ्योरी विलियम हैटर मैक 1960। ग्रहण सिद्धांत तथा कैप्चर थ्योरी माइकल मार्स वुल्फसन 1964। बृहस्पति सूर्य बाइनर सिस्टम परिकल्पना E.M.